आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी नाम से पता चल रहा है, आयन प्लस जनरेट करना, जनरेशन, ठीक है। आयन को जनरेट करना क्या कहते हैं हम उसको? आयोनाइजेशन प्रोसेस होगी वो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन आयन, टू जनरेट एन आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन अभी देखते हैं, बट आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग अंडरस्टैंड हो रहा है ना, आयन प्लस जनरेशन। अच्छा देखो, आयन कैसे बनेगी कोई चीज़? अगर कोई एटम है, ठीक है, एटम तो न्यूट्रल होता है, अगर मैं किसी एटम, न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये क्या बचेगा आपके पास? पॉजिटिव चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास आयंस। क्या बन गए? आयंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप थोड़ी बाहर आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोलम्बिक फोर्सेस ने, जो न्यूक्लियस है उसने इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे यहाँ से निकालना है तो मुझे क्या सप्लाई करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एनर्जी दोगे तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इनके बीच का, है ना। जिस फोर्स के साथ इसने इसको पकड़ा है तभी ये ब्रेक हो पाएगा। तो जो एनर्जी मैं इसको दे रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ ताकि सो एज की इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, क्योंकि काम क्या है, सिंपल सा काम है कि मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, आपने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, इधर आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने, और यहाँ नेगेटिव प्लेट लगा दी। ऐसे भी तो इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव प्लेट इसको विड्रॉ करेगी, अपनी ओर खींचेगी, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इसने खींच लिया ना, और ये क्या करेगा इसको? ये रिपेल करेगा इसको, ठीक है। तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, देन दिस एनर्जी, हम इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। फर्क देखिए दोनों में, एक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक है वर्सेस आयोनाइजेशन एनर्जी। दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना? कब बोलेंगे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल? जब हम वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सा उसको हीट अप कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैं थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन है। क्या बोलेंगे हम? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is very good, which is required to release an electron from the outermost cell। देखिए कि वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे ना, outermost cell of an atom of an in gaseous state, in gaseous state। ये डेफिनेशन है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, कि आपने कितना अमाउंट एनर्जी सप्लाई किया ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके। बट देखिए, कोई भी एटम होता है ना, अब एटम का सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है? जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। फिर एनर्जी, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, जो इसके अंदर होंगे उनकी एनर्जी और कम होगी। तो सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि बाहर वाले की ज़्यादा एनर्जी है। अभी याद रख लो अभी के लिए, सिंपल सी बात है, क्लियर। तो ये आउटर मोस्ट, मतलब सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन भागेगा भाई? आउटर मोस्ट वाला ही भागेगा, अंदर वाला थोड़ी भाग जाएगा पहले बाहर वाले, ठीक है। जब आप मान लीजिए आपने 30 जूल अमाउंट हीट सप्लाई किया, तो सबसे पहले ये लेके भागेगा उसको जो बाहर वाला है, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट आप समझ गए क्यों बोला मैंने, ठीक है। साथ में गैसियस स्टेट क्यों बोला? एटम गैस में क्यों होना चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो डेफिनेशन में यहाँ गैसियस स्टेट क्यों मेंशन किया है? लिक्विड स्टेट में नहीं हो सकता था क्या ये काम? यहाँ डेफिनेशन वाले ने सॉलिड स्टेट क्यों नहीं लिख दिया? ऐसा क्यों था? क्योंकि गैसियस स्टेट कैसी स्टेट होती है? ये फ्री स्टेट होती है। कैसी? एटम इसमें बिल्कुल फ्री स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और आपको पता है उसके क्लोज कोई दूसरा एटम तो होगा नहीं, एटम बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं गैसियस स्टेट में। अगर मान लीजिए मैं लिक्विड स्टेट की बात करता तो क्या होता? ये दो एटम जो होते हैं नज़दीक होते, है ना। ये मान लीजिए एटम ए है, एटम बी है, बिल्कुल नज़दीक होते, और मैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी स्टडी कर रहा था इस इलेक्ट्रॉन की, कि मुझे इसको निकालना है।
लेकिन ये जो इसका पड़ोसी एटम है इसके भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, है ना। वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब जितनी एनर्जी मुझे इसको देनी थी जब ये गैस स्टेट में था, अब थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बाहर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन जो दूसरे एटम का है इसको निकलने नहीं दे रहा। तो यहाँ थोड़ी सी लिटिल बिट क्या आ जाएगी, एक डिस्टर्बेंस आ जाएगी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन में। आ जाएगी कि नहीं? जो पड़ोसी हैं वो इसको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएंगे मुझे। तो हम किसी भी एटम को तब स्टडी करेंगे जब बिल्कुल अकेला हो, उसके आजू बाजू कोई एटम ना हो, और ऐसा कब पॉसिबल है, जब वो गैस स्टेट में हो। तो यहाँ डेफिनेशन में क्यों बोला, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वन है, इस पे चलते हैं। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो डेफिनेशन पार्ट था, ठीक है। अब चलते हैं ट्रेंड्स में, ये लेवल 1 की ओर चलते हैं पहले, लेवल 1, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्या बोलेंगे हम लोग, लेवल 1 में क्या बात की थी हमने, हम ट्रेंड्स की बात करेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स की। आपको मालूम है यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। हलीना करो रब से फरियाद, याद तो हो गया होगा आपको, है ना। देखिए जब आप आगे की ओर चलते हैं ना, व्हाइल यू जस्ट मूव अलोंग अ पीरियड, तो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी को, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होती है, गुड, इट इंक्रीज। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप आते हो, नीचे की ओर आते हो, तो आप क्या बोलोगे, इसी आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या बोलोगे आप, क्या होगी, ये डिक्रीज होगी, ठीक है। आगे की ओर ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसका रीजन समझते हैं कि आगे की ओर आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है। एज यू नो रीजन क्या है इसका, बताओगे? आगे की ओर एटम का साइज क्या होता चलता है, छोटा होता चलता है। एटम का साइज क्या हो जाता है आगे की ओर, छोटा। यानी कि लिथियम से छोटा बेरिलियम है, बेरिलियम से छोटा बोरोन है, बोरोन से छोटा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देयर आफ्टर फ्लोरीन बहुत छोटा है, ठीक है। और आपको पता है आगे की ओर जिसका साइज जितना छोटा होता है ना, अगर मान लीजिए बड़ा एटम है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ अभी, और ये छोटा एटम है, जो बड़ा एटम है उसका इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड करेगा एटम या स्मॉल वन का, क्या करें, छोटे का। क्यों? क्योंकि एक तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। पॉजिटिव जो होगा वो बहुत टाइटली होल्ड कर पाएगा उसको। जो छोटा एटम होता है उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, और उसको टाइटली होल्ड करता है। जो बड़ा एटम होगा उनके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, तो टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा इसको, है ना। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो छोटा एटम है आपके पास, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा है। हम पढ़ चुके हैं इसको एटॉमिक साइज में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है इसका, बहुत ज़्यादा होता है, जिसका साइज स्मॉलर है। तो इसीलिए आप समझ गए कि जिस ओर भाई छोटा साइज होता चलेगा एटम का, उस ओर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली होल्ड होगा वहाँ पर। यानी कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, बड़े में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो और छोटे में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो किसका इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा, बड़े का निकल जाएगा। इसको 10 जूल मिला, 10 जूल का अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने सप्लाई किया, ये भाग गया। लेकिन इसको हो सकता है मुझे 20 जूल सप्लाई करना पड़े, तब जाके कहीं निकला, ठीक है। यानी कि कहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी मुझे, छोटे एटम के लिए कि बड़े के लिए, छोटे के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी इजीली निकलेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हुई छोटे एटम